वो आए शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। हर साल की तरह इस बार भी होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह। लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण के बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। राज्यों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। समारोह में मास्क और 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी। कोरोना योद्धाओं को आमंत्रित करने पर जोर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राहत सामग्री से भरे ट्रकों को किया राष्ट्रपति भवन से रवाना। उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से भेजी गई राहत सामग्री। धारा 370 और 35A खत्म होने के 1 साल पूरे होने पर भाजपा करेगी एक भारत एकात्म भारत कार्यक्रम का आयोजन। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक हर राज्य में होगी स्थानीय भाषा में वर्चुअल रैली। बुद्धिजीवियों के साथ भी होगा संवाद। राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाई विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर रोक। याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। 19 बागी विधायकों पर स्पीकर फिलहाल नहीं ले पाएंगे कोई। आइए आपको जिले चलते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इस वक्त कुछ कह रहे हैं। Quantum of performing 1 million tests per day. The TrueNet and CBNet machines have been repurposed for testing COVID-19. Additionally, point-of-care antigen-based testing has been introduced in a major way in containment zones. Today, we have over 15,000 COVID treatment facilities with a total isolation bed capacity of 1.4 million. Local technology has been harnessed to set up temporary hospitals for housing up to 10,000 patients in a single establishment. In terms of logistics, India did not have a single manufacturer of personal protective equipment, and now the country has developed indigenous capacity in the past few months to the extent that the country can export quality PPEs. Similar scaling up was also done for achieving other indigenous capacity and reducing the demand and supply gap for ventilators and medical oxygen. We have made use of information technology in virtually every aspect of COVID management. Arogya Setu app and Itihas, a cellular-based tracking technology, have been used for surveillance and identification of potential clusters of disease. RT-PCR app for testing
facility app for managing information on admitted patients and hospital bed capacities, all integrated with a single COVID portal. Various cadres of personnel and volunteers beyond health sectors have been identified and trained to create a 15.9 million strong army of COVID warriors. To build their capacities, training resources have been made available through online training modules and webinars. To bring about behavioral change in India's diverse communities, communication material and toolkits have been developed and disseminated in local languages. Excellencies, India has taken all necessary steps well in time, including surveillance, strengthening of health infrastructure, capacity building of over 2 million frontline human resources, risk communication, and community involvement. I think we did our best and we did well. We are learning and we are confident of doing better in the months to come. To address present and future challenges, the public health research agenda for COVID has been accelerated to advance an affordable vaccine in the near future. Indian pharma and biotechnology industry are also geared up for manufacturing drugs and diagnostics. The Indian traditional system of medicine has also contributed substantially in boosting the immunity of general population. Such complementary medicine systems are widely practiced in all member states of our Shanghai Cooperation Organization. However, there is currently no institutional mechanism within SCO to discuss cooperation in traditional medicines that has the potential to fulfill the WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 and also reinforce the effective implementation of the joint statement on cooperation in combating epidemics signed by the Qingdao Summit in 2018. Taking the above into consideration, India would like to propose the setting up of a new subgroup on traditional medicine under the existing institutional meetings of the SCO health ministers. In areas of cooperation, India has already circulated on 26 June 2020 an online seminar on the role of traditional systems of medicine for attaining the sustainable development goals in SCO member states. India seeks the kind support of all member states for its proposal to set up a separate subgroup on traditional medicine under the health ministers meeting. In this hour of crisis, I call upon all member countries of this prestigious group to work together and combat COVID to mitigate its impact on health and economy. In congratulating all those who are striving to save humanity, we welcome efforts to make all international institutions more reflective of 21st century realities. India will always stand with such efforts to foster meaningful and broad-based changes. I close my speech today with a loud applause for all those across the world who are at the forefront of this battle against a deadly virus. I stand here to honor the doctors, the nurses, the paramedics, the scientists, the journalists, the army and paramilitary forces, the airport personnel, the delivery boys and the sanitation staff, the forgotten roles who are today playing superhumans. They are our real heroes. Thank you, our corona warriors. You are no less than God for humanity. Thank you, Excellencies.
तो आप सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कि एससीओ में अपना स्वास्थ्य किस तरह से कोविड-19 को लेकर इस वक्त भारत की स्थिति है उसको लेकर संबोधन दे रहे थे, और किस तरह से साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भारत हर संभव कोशिश कर रहा है कोरोना महामारी से लड़ने की। एंटीजन टेस्ट की जो क्षमता है वो कंटेनमेंट जोन में बढ़ाई गई। आरोग्य सेतु ऐप एक गेम चेंजर के रूप में साबित हुआ है, खासतौर पर जब हम ट्रेसिंग की बात करते हैं। सिंगल कोविड पोर्टल से भी काफ़ी फायदा हुआ ताकि हम इस कोरोना से लड़ पाएं। ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और वेबिनार्स किए गए कि जो तमाम मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए इस महामारी से निपटने के लिए। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो वहां पर सर्विलेंस को बढ़ाया गया, कैपेसिटी बढ़ाएगी, खासतौर पर उन एरियाज में या उन अस्पतालों में जहां पर कोरोना के लिए अलग अलग वार्ड्स बनाए गए हैं। ये भी कहा उन्होंने कि हम अच्छा कर रहे हैं और हमें आगे भी अच्छा करना है, लेकिन चुनौती जो है वो यहाँ खत्म नहीं होती, चुनौती बहुत बड़ी है। अफोर्डेबल वैक्सीन का उन्होंने जिक्र किया कि जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि अफोर्डेबल वैक्सीन जल्द आ जाए। साथ ही उन्होंने जो पौराणिक दवाइयां हैं, यानी कि हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, किस तरह से ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि आयुर्वेद ने इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अहम योगदान दिया और लगातार इसका दायरा जो है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बढ़ता जा रहा है। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही और साथ में अंत में उन्होंने कहा कि जो कोरोना योद्धा हैं, हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जिसमें हम पैरामेडिकल स्टाफ की बात करते हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वार्ड बॉयज हैं, आर्मी है, मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, साथ ही साथ सफाई कर्मचारी, उनको वो तहे दिल से सलाम करते हैं। और आइए अब रुक करते हैं बुलेटिन में अन्य खबरों का। कोरोना महामारी के इस दौर में आजादी का जश्न कैसे मनाया जाएगा, आज इस बात से भी पर्दा हट गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज ये साफ कर दिया कि हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस समारोह भव्यता, उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में सभी सरकारी कार्यालयों, राज्यों, राज्यपालों आदि से ये कहा गया कि वे सार्वजनिक समारोह करने से बचें और समारोह के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में निवारक उपायों को मानना और लागू करना जरूरी होगा, जिसमें मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बनाए रखना, ज्यादा संख्या में लोगों को इकट्ठा करने से परहेज करना और कमजोर वर्ग यानी ज्यादा बुजुर्गों को ऐसे आयोजन में शरीक ना होने की हिदायत देना जैसे निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। राज्यों से ये भी कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों में कोरोना योद्धाओं मसलन डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी और स्वच्छता कर्मियों को आमंत्रित कर उनके योगदान को सराहा जाए। इसके साथ ही कोरोना की जंग जीत कर आए लोगों को भी कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्यों की राजधानी के अलावा जिले, ब्लॉक और पंचायतों में होने वाले कार्यक्रमों के दौरान इसी तरह कोरोना योद्धाओं के योगदान को याद करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। और आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। कश्मीर से धारा 370 और 35A के खत्म किए जाने के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी देश भर में वर्चुअल रैली का आयोजन करेगी। बीजेपी का एक भारत एकात्म भारत कार्यक्रम के तहत 28 जुलाई से 3 अगस्त तक प्रदेशों में स्थानीय भाषा में वर्चुअल रैली करने का प्लान है और वो इसको आयोजित करेगी। साथ ही 5 अगस्त को इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर वर्चुअल रैली का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें पार्टी के एक राष्ट्रीय पद अधिकारी जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख में 5 अगस्त को कार्यक्रम में भाग लेंगे। 3 तलाक कानून भी 1 अगस्त को पारित किया गया था। इसके 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मुस्लिम महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत 28 जुलाई से 3 अगस्त तक बीजेपी महिला मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा मुस्लिम बहनों के साथ भी संवाद किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में आई बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 9 ट्रकों को राष्ट्रपति भवन से रवाना किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। इस राहत सामग्री में खाने का सामान, टेंट, चादर जैसी जरूरी चीजें भेजी गईं। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में काम करने वाले रेड क्रॉस के वर्कर्स के लिए कोरोना से बचाव के सामान भी भेजे गए, जिसमें पीपीई किट, ग्लव्स इत्यादि शामिल हैं। ये राहत सामग्री रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से भेजी गई।
खबर राजस्थान से, जहां मचे घमासान जो कि सियासत में लगातार हम देख रहे हैं उठापटक हो रही है, उस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने बागी विधायकों की याचिका को सुनते हुए मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर यथास्थिति रखने का आदेश दिया, यानी स्पीकर पायलट समेत 19 विधायकों पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्पीकर की अयोग्यता का मामला अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए कोई तारीख नहीं दी। वहीं दूसरी ओर इस मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से अब तय होगा कि स्पीकर बागी विधायकों पर कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं। वित्त मंत्रालय ने सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन किया है, जिसके बाद सरकारी कंपनियों में चीन और पाकिस्तान जैसे सीमावर्ती देशों से वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई पर प्रतिबंध लग गया। अब सरकार को भारत की सीमा से लगे देशों के निविदाकर्ताओं को किसी ठेके या बोली में भाग लेने से रोकने का अधिकार होगा। नए नियम के अनुसार किसी भी सीमावर्ती देश के निविदाकर्ता को भारत में किसी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने से पहले केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकरण कराना होगा। नया आदेश सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, स्वतंत्र निकाय और सरकारी निजी भागीदारी से जुड़ी सभी परियोजनाओं पर लागू होगा, जिसमें सरकार वित्तीय मदद करती है। नया प्रावधान सभी निविदाओं पर लागू होगा जिन निविदाओं को पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है और पात्रता के मूल्यांकन का पहला चरण पूरा नहीं हुआ। वहां जिन निविदाकर्ताओं का पंजीकरण नए आदेश के अनुसार नहीं है, उन्हें पात्र नहीं माना जाएगा। अगर ये चरण पूरा हो गया है तो निविदा रद्द की जाएगी। हालांकि कुछ मामलों में छूट भी दी गई है। इसमें कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए 31 दिसंबर तक चिकित्सा सामानों की आपूर्ति के लिए खरीद शामिल है। सरकार ने एक अलग आदेश जारी कर उन देशों को पूर्व पंजीकरण से छूट दी है जिन्हें भारत सरकार की तरफ से ऋण सुविधा या विकास संबंधी सहायता उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ ही निजी क्षेत्र को इस नए प्रावधान से बाहर रखा गया है। भारतीय रेलवे ने आरक्षित टिकटों के लिए संपर्क रहित टिकट जांच के लिए QR कोड आधारित टिकट प्रणाली बुलाने जा रही है। ये आरक्षित टिकट के विवरण को यूनिक QR कोड के रूप में दिखाएगा। आरक्षित, अनारक्षित और प्लेटफॉर्म हर प्रकार के टिकट QR कोड वाले जारी किए जाएंगे ताकि स्पर्श रहित यानी कॉन्टैक्ट लेस टिकट चेकिंग सिस्टम की शुरुआत हो पाए। इसमें टीटीई यात्री के टिकट को हाथ में लेकर चेक करने के बजाय अपने मोबाइल फोन या हैंड हेल्ड मशीन से स्कैन कर QR कोड के जरिए यात्री का पूरा ब्यौरा चेक कर पाएगा। ऑनलाइन टिकटों में QR कोड स्वतः जनरेट होंगे और आरक्षण केंद्रों से टिकट बनवाने पर यात्रियों के मोबाइल पर एक लिंक आएगा, जिससे खोलने पर QR कोड नजर आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से प्रवासी कामगारों से संवाद स्थापित किया, उनसे उनका हालचाल जाना, उन्हें गांव स्तर पर काम मिल रहा है या नहीं, इसकी भी जानकारी ली। योगी ने इस अवसर पर कामगारों के अकाउंट में 70 करोड़ 80 लाख रुपए ट्रांसफर किए ताकि उन्हें आजीविका चलाने में कोई कठिनाई ना हो। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार इनके खातों में 1000 रुपए ट्रांसफर कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज आपदा प्रहरी ऐप भी लॉन्च किया। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज राष्ट्रमंडल देशों के मंत्री स्तरीय फोरम में भाग लिया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कोरोना के बाद देश में खेल गतिविधियों को दोबारा शुरू करने और एक सहयोगी खेल नीति के निर्माण में योगदान के बारे में अपने विचार साझा किए। कोरोना काल में फिटनेस को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट से इस महामारी का मुकाबला करने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि संकट के समय में भारत ने अपने नागरिकों के लिए ऑनलाइन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के जरिए फिटनेस के बारे में जागरूकता पैदा की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपने एथलीटों के लिए सफलतापूर्वक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम और कोचों के लिए स्किल अपग्रेडेशन कोर्स चला रहा है। खेल मंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में युवा स्वयं सेवकों के योगदान पर भी बात की। इसके साथ ही उन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग और तीरंदाजी को शामिल करने पर सहमति के लिए राष्ट्रमंडल खेल समिति का आभार भी जताया। और अब बात क्रिकेट की। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी और निर्णायक टेस्ट मैच आज से ओल्ड ट्रैफर्ड में शुरू हो रहा है। पहला मैच वेस्टइंडीज ने जीता था तो इंग्लैंड ने दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। अभी तक इस सीरीज में दोनों टीमों के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। तीसरे टेस्ट में भी रोमांच की पूरी उम्मीद है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए
कि ये सीरीज का फैसला करने वाला टेस्ट मैच है। जो जीता ट्रॉफी उसी के नाम होगी और दोनों टीमें इस बार कोई कसर छोड़ने वाली नहीं। मैच में सभी की नजरें दोनों टीमों के तेज गेंदबाजी आक्रमण पर रहेंगी। इंग्लैंड टीम के कोच क्रिस सिल्वरवुड ने पहले ही कह दिया कि वो इस मैच में अपने सबसे मजबूत आक्रमण को उतारेंगे। ऐसे में पूरी संभावना है कि जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड और जोफ्रा आर्चर की तिकड़ी एक साथ देखने को मिले। वेस्टइंडीज के पास 32 साल बाद इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड में अपनी पिछली टेस्ट सीरीज 1988 में जीती थी। 5 मैचों की इस सीरीज को वेस्टइंडीज ने 4-0 से जीता था। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो खत्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।